फूलों की महक से महकता हुआ गौरी हाउस आज शहर की सबसे बड़ी महफिल का मरकज बना हुआ था। हर तरफ एक गहमा गहमी थी और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि परिंदा भी ना मार सके पर। लेकिन इस चकाचुंद और हंगामे से दूर अपने कमरे में मौजूद मेहरू किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसके सुर्ख अरूसी जोड़े पर हुआ काम उसकी शख्सियत को मजीद निखार रहा था। भारी भरकम लहंगा संभाले वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, मगर उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसने अपने हाथों पर लगी गहरी मेहंदी को देखा, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। लेकिन कुछ उसे उस महक में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। कितनी अजीब बात है कि सब खुश हैं सिवाय मेरे। मेहरू ने आईने में अपने अक्स से मुखातिब होते दबी आवाज में कहा। बाहर से आने वाले ढोल के शोर और मेहमानों के कहकों ने उसे एक लम्हे के लिए चौंका दिया था। वो जानती थी कि गौरी खानदान की इकलौती बेटी का निकाह किसी जश्न से कम नहीं होगा, लेकिन इस जश्न के पीछे उसकी अपनी खामोश चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। ऐन उसी वक्त जब वो खिड़की के पास जाकर बाहर के मंजर को देखने की कोशिश कर रही थी, पूरे घर की रोशनियां एक झटके से गुल हो गई। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया था और वो शोर जो भी कुछ देर पहले तक खुशियों का पता दे रहा था, अचानक एक खामोशी में बदल गया था। मेहरू का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो घबरा कर अपना हाथ अंधेरे में लहराने लगी थी ताकि किसी चीज का सहारा ले सके। इन लाइट्स का क्या हुआ और कोई कमरे में क्यों नहीं आ रहा? मेहरू ने खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ खुद कलामी की और वो अपनी जगह से हटकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने हाथ भी सुझाई नहीं दे रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक भूजल हो गई है, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। उसके कानों में किसी के दबे पांव चलने की आहट आई जो उसके पूरी जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। इससे पहले कि वो चीख मारकर किसी को मदद के लिए बुलाती, एक हाथ ने उसके मुंह को दबोच लिया था। हाथ किसी मर्द का था जिसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेहरू को अपने जबड़े की हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई थी। खामोश रहो वरना सबके लिए अच्छा नहीं होगा, एक मर्दाना मगर दबी हुई आवाज उसके कान के पास गूंजी। तो मेहरू ने पूरी ताकत लगा कर उसके हाथ से छुटने की कोशिश की और उसके बाजू पर अपने नाखून गाड़ दिए। लेकिन उसी लम्हे उसे एक और मौजूदगी का एहसास हुआ। एक नर्म मगर फुर्तीले हाथ ने उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ा और एक सफेद रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। उस रुमाल से उठने वाली तेज बू उसके फेफड़ों में उतरने लगी थी। उसे अपनी आंखों के सामने तारे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। आखिरी चीज जो उसने महसूस की वो किसी के बाजू का सहारा था जो उसे गिरने से बचा रहे थे। शाजिम, जल्दी करो, इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले यहाँ पहुंच जाए। एक लड़की की आवाज अंधेरे में उगली जिसमें घबराहट से ज्यादा जोश था। फिक्र न करो निर्मा, सब कुछ प्लान के मुताबिक है, बस तुम पीछे वाला दरवाजा खोलो। उस लड़के ने जवाब दिया जो मेहरू को सहारा दिए हुए था। मेहरू अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसे इस बात का जरा बराबर इल्म नहीं था कि उसे उसके अपने ही घर से कितनी सफाई के साथ अगवा किया जा रहा है। शाजिम और निर्मा ने उसे बड़ी महारत से एक स्ट्रेचर नुमा चीज पर डाला और उसे चादर में ढांप दिया ताकि अगर कोई देख भी ले तो उसे सामान समझे। वो दोनों इतनी आसानी से उस सिक्योरिटी को चकमा देकर निकले थे कि खुद उन्हें भी अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं आ रहा था। बाहर लॉन में अभी तक अफरा तफरी मची हुई थी और गौरी साहब के गुस्से की कोई इंतहा ही नहीं थी। वो अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज पर चीख रहे थे कि इतनी अहम तकरीब में बिजली कैसे जा सकती है। मुझे 5 मिनट के अंदर बिजली बहाल चाहिए वरना तुम सबकी नौकरियां जाएंगी। जहां से पोरी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए हुक्म दिया तो जैसे ही जनरेटर ऑन हुआ और रोशनियां दोबारा लौटी तो सबने सुख का सांस लिया। लेकिन ये इत्मीनान बहुत आरजी था। साजदा बेगम जो कि मेहरू को लेने के लिए कमरे में गई थी, अचानक उनकी चीख ने पूरे घर को लड़जा कर रख दिया। जहां से बोरी और बाकी कुछ लोग दौड़ते हुए कमरे की तरफ भाग आए थे। कमरे का मंजर देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कमरा बिल्कुल खाली था। वहां सिर्फ मेहरू के जेवरात का एक डिब्बा फर्श पर गिरा हुआ था और खिड़की का पर्दा हवा में लहरा रहा था। मेहरू वहां नहीं थी। वो दुल्हन जिसके निकाह की तैयारियां मुकम्मल थी, वो अपने कमरे से गायब हो चुकी थी। मेरी बच्ची कहाँ गई? कोई इसे ढूंढ कर लाए।
साजिदा बेगम ने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया था। पूरे गौरी खानदान में इस वक्त क्यामत का सा समा था। सिक्योरिटी वाले हर कोने की तलाशी ले रहे थे, मगर अगवाकार इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा था। जहां से गौरी साकित खड़ी उस खाली कमरे को देख रहे थे, जहाँ कुछ देर पहले उनकी बेटी मौजूद थी। उनकी इज्जत और वकार दांव पर लग चुका था। उधर शहर की खामोश सड़कों पर एक गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मेहरू बेहोश पड़ी थी। शाजिम ने एक नजर पीछे पड़ी मेहरू के सुरख जोड़े पर डाली और फिर अपनी बहन की तरफ देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट दी। तुमने देखा निर्मा, हमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। अब भाई को पता चलेगा कि उनके बहन भाई कितने बहादुर हैं। शाजिम ने फखर से कहा, लेकिन शाजिम, अगर भाई गुस्सा हुए तो क्या होगा? वो तो बहुत असूलों वाले इंसान है। निर्मा थोड़ी फिक्रमंद हो रही थी। अरे कुछ नहीं होगा, जब वो अपनी पसंदीदा लड़की को सामने देखेंगे तो सब भूल जाएंगे। शाजिम ने लापरवाही से जवाब दिया और अब गाड़ी तेजी से शहर की हदूद से बाहर निकलती जा रही थी और मेहरू की जिंदगी का वो रुख शुरू होने वाला था जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक तरफ गौरी हाउस में आंसुओं का सैलाब था, तो दूसरी तरफ ये दो नादान बहन भाई अपने भाई की मोहब्बत को बचाने के चक्कर में एक बहुत बड़ा तूफान कर चुके थे। गौरी हाउस की दरो दीवार पर अब खुशियों की बजाय वहशत नाच रही थी। साजिदा बेगम की हिचकियां बंद हो चुकी थी। जहां से गौरी के सामने उनके करीबी दोस्त और कारोबारी शराकतदार खड़े थे, जिनके चेहरे पर हमदर्दी से ज्यादा तंज और तजस्सुस की लहरें वाज़िह थी। हॉल में मौजूद मेहमानों की कानाफूसियां अब बुलंद आवाज में बदल रही थी और हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि इतनी सख्त सिक्योरिटी से एक दुल्हन कैसे गायब हो कर सकती है। अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ गई? गौरी साहब, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाए। साजिदा बेगम ने जहां से गौरी के कंधे झंझोड़ते हुए दहाई दी थी। बेगम, आप होश करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं। जहां से गौरी ने लड़ती आवाज में कहा, मगर उनका अपना जब्त जवाब दे रहा था। कोशिश किया करे गौरी साहब, सच तो यह है कि आपकी बेटी किसी और के साथ भाग गई है। उनकी एक पुरानी दोस्त ने आगे बढ़कर जहरीले लहजे में कहा, जब उसका दिल नहीं था इस शादी पे, तो हमें बुलाकर क्यों बेइज्जत किया? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। बारात के साथ आए एक बुजुर्ग ने गुस्से से अपनी पगड़ी दुरुस्त करते हुए जुमला कसा, तो जहां से गौरी को लगा जैसे किसी ने उनके जीते जी उनकी खाल उधेड़ दी हो। वो शख्स जो पूरे शहर में अपनी अना और असूलों की वजह से जाना जाता था, आज अपने ही घर में कटहरे में खड़ा था। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के तंजिया जुमले उनके कान में शीशे की तरह उतर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी मंतक पेश कर रहा था और सबका इशारा सिर्फ एक ही तरफ था कि मेहरू अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ भाग गई है। मेरी बेटी ऐसे नहीं है, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती, वो बहुत मासूम है। जहां से पौरी ने सबको मुखातिब करते हुए दहाड़ कर कहा, मगर उनकी आवाज में वो पहले वाला रौब नहीं था, बल्कि एक बाप की बेबसी छुपी हुई थी। वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मेहरू को अगवा किया गया है, मगर वहां मौजूद लोगों के लिए ये एक तमाशा बन चुका था। मुलाजमीन पूरे घर के एक एक कोने को छान मार रहे थे, मगर मेहरू का कहीं नामो निशान तक नहीं था। गौरी हाउस का वो जाओ जलाल अब एक मलबे के ढेर की तरह लग रहा था, जहां से इज्जत का जनाजा निकल चुका था। दूसरी तरफ शहर की मसरूफ शाहराओं से दूर एक तेज रफ्तार गाड़ी अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मेहरू अब होश में आ रही थी, मगर उसे अपना जिस्म बहुत भारी और जगड़ा हुआ महसूस हो रहा था। उसने हिलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर किसी मोटी टेप से बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। उसके मुंह पर भी टेप लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ आ की आवाजें ही निकाल पा रही थी। शाजिम और निर्मा ने बड़ी बेरहमी से उसे टेप लगाकर साकित कर दिया था, ताकि वो गाड़ी में कोई हंगामा ना कर सके। मेहरू की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और वो किसी जख्मी शेरनी की तरह तड़प रही थी। शाजिम, देखो, इसे होश आ गया है, कहीं ये शोर ही ना मचा दे। निर्मा ने पीछे मुड़कर मेहरू की हालत देखी तो उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट पैदा हो गई थी। फिक्र न करो, टेप इतनी मजबूत है कि चाहकर भी नहीं चला सकती। बस थोड़ी देर और, फिर हम मेंशन पहुंच जाएंगे। शाजिम ने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ाते जवाब दिया।
नेहरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की गिरफ्त ढीली करने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रही थी। उसे अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस हो रही थी, जो उसके मेकअप को खराब कर रही थी। उसे जोर से अपने पैर गाड़ी की सीट पर मारे तो शाजिम ने गाड़ी को एक झटके से सड़क के किनारे रोक दिया था। उसे पता था कि अगर उसने मेहरू का मुंह ना खोला तो वो घुटन से बेहोश हो सकती है। शाजिम ने पीछे मुड़कर बड़े मोहतात अंदाज में मेहरू के मुंह से टेप हटाई तो मेहरू ने एक लंबा और गहरा सांस लिया, जैसे उसे नई जिंदगी मिली हो। कौन हो तुम लोग और कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मेहरू ने गुर्रा कर पूछा, और उसकी आवाज में वही तीखापन था जिससे शाजिम वाकिफ था। भाभी, पैनिक ना हो, हम आपको आपके ससुराल लेकर जा रहे हैं, आपकी असल जगह जहाँ आपको होना चाहिए। शाजिम ने एक मस्नुई मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे वो कोई बहुत नेक काम कर रहा हो। तुम दोनों पागल हो गए हो? क्या होश में तो हो? कौन सी भाभी और कैसा ससुराल? मैंने तो तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। मेहरू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अरे भाभी, इतनी जल्दी भूल गए आप? हमारे भाई की जान है, वो आपके बगैर मर जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि आपको उनके पास पहुंचाना हमारा फर्ज है। निर्मा ने मासूमियत से वजाहत पेश की तो मेहरू का दिमाग उनकी बातें सुनकर चकरा गया। उसे लग रहा था कि वो किसी नफ्सियाती मरीजों के हत्थे चढ़ गई है जिसे भाभी समझ रहे हैं। उसे अपने बाबा का ख्याल आ रहा था, जो उस वक्त यकीनन मौत और जिंदगी की कश्मकश में थे, और इस बारात का जिसने उसे रुखसत करके लेकर जाना था। उसने अपनी बंधी हुई कलाइयों को एक बार फिर झटका दिया, मगर वो टेप उसकी नाजुक जल्द में पियस्त हो रही थी, जिससे उसे शदीद तकलीफ हो रही थी। तुम लोग को अंदाजा भी है कि तुमने किसी की बेटी को उठाया है? मेरे बाबा तुम लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अभी के अभी गाड़ी वापस मोड़ो, वरना मैं ऐसा हशर करूंगी कि तुम अपनी शक्ल पहचानना भूल जाओगे। मेहरू ने धमकी अमीज लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज में छुपी लर्जिश उसके खौफ का पता दे रही थी। भाभी, आप जितना चाहें गुस्सा कर ले, लेकिन एक बार जब आप भाई को देखेंगी तो आपका सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा। वो आपके लिए पागल हैं। शाजी ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए कहा। उस वक्त उसके लहजे में एक अजीब सा यकीन था। मेहरू अब खामोश होकर उन दोनों को देख रही थी, जो उसे किसी दूसरी दुनिया की मखलूक लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा भाई है जिसकी खातिर ये दोनों इतनी बड़ी हिम्मत कर बैठे हैं। गाड़ी अब एक ऐसे इलाके में दाखिल हो रही थी जहां बड़ी बड़ी हवेलियां और मेंशन बने हुए थे, और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। मेहरू का दिल डूबने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी वापसी के तमाम रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे अपना वो कमरा याद आया जहां वो दुल्हन बनी बैठी थी, और अब वो एक काली गाड़ी में दो अजनबियों के दरमियान कैद थी, जिसे बार बार भाभी कहकर मुखातिब कर रहे थे। तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगी मैं, याद रखना मेरी बात। मेहरू ने आखिरी बार कोशिश की, मगर शाजिम और निर्मा पर उसे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो दोनों अपनी जीत पर इतने खुश थे कि उन्हें मेहरू के गुस्से में भी एक तरह का मजाक नजर आ रहा था। निर्मा ने मेहरू के उलझे हुए बालों को दुरुस्त करने की कोशिश की तो मेहरू ने उसे ऐसी नजरों से घूरा कि वो फौरन पीछे हट गई थी। उसके जहन में हजारों सवालात थे, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। गाड़ी अब एक बहुत बड़े गेट के सामने रुक गई थी, जहां ऊंची दीवारों के पीछे एक शानदार मेंशन खड़ा था। शाजिम ने गाड़ी पार्क की तो मेहरू ने एक बार फिर अपनी पूरी कुव्वत जमा की और उन दोनों की तरफ हकारत से देखा, जिसे किसी फिल्मी सीन की तरह किडनैप करके लाए थे। तुम लोगों को पता भी है कि मेरी शादी से मुझे किडनैप किया है तुम दोनों ने? मेहरू ने उन दोनों नमूनों को देखते हुए गुस्से से गुर्रा कर कहा, चलो, शुक्र है भाभी को जल्दी पता चल गया, वरना हमें लगा था कि अभी थोड़ा और समझाना पड़ेगा। शाजिम ने बड़ी ढिठाई से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। मुझे अभी के अभी वापस छोड़ के आओ, वरना मैं तुम दोनों को ऐसे जेल पहुंचाऊंगी कि तुम अपनी नस्लों को किससे सुनाओगे। मेहरू ने बुलंद आवाज में चिल्लाते हुए धमकी दी, मगर उसकी आवाज मेंशन की दरो दीवार से टकरा कर वापस आ गई। यार निर्मा, इनके मुंह पर ना दोबारा टेक लगा देनी चाहिए। अगर भैया ने इनकी आवाज सुन ली तो हमारी शामत आ जानी है। शाजिम ने निर्मा के कान में सरगोशी की और खौफजदा निगाहों से मेंशन के मरकजी दरवाजे की तरफ देखने लगा। निर्मा ने जल्दी से एक बार फिर टेप निकाली
और इससे पहले कि मेहरू कुछ और कहती, उसे मेहरू के मुंह पर दोबारा टेप चिपका दी थी ताकि उसका शोर घर के अंदर तक ना पहुंच सके। मेहरू की आंखें गुस्से से उबल रही थी, मगर उसके हाथ बंधे हुए थे और वो मुकम्मल तौर पर बेबस थी। फिर शाजिम और नैमा ने उसे सहारा देकर गाड़ी से उतारा और तकरीबन घसीटते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगे। मेहरू मुसलसल ऊं आ कर रही थी। उसके पैरों की आवाज फर्श पर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुए, सामने से साहिल नजर आया, जो अपने हाथ में कुछ फाइलें पकड़ी स्टडी रूम की तरफ जा रहा था। अपनी बहन और भाई को इस हाल में देखकर उसके कदम वहीं जम गए और फाइलों पर गिरफ्त उसकी ढीली पड़ गई। उसकी नजरें जब इन दोनों के दरमियान मौजूद उस सुरख जोड़े में मलबूस लड़की पर पड़ी, जो कि सर से पांव तक दुल्हन बनी हुई थी, तो उसके होश उड़ गए। लो, पकड़े गए, अब नहीं बचेंगे हम। निर्मा ने मुंह बनाते हुए शाजिम के पीछे छुपने की कोशिश की थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि इसके मुंह पर टेप लगा दो, वरना ये चीखेगी। शाजिम ने तभी आवाज में निर्मा को झाड़ा और वो दोनों वहीं खड़े लड़ने लगे थे। साहिल की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी थी और उसने उन दोनों को ऐसी नजरों से घूरा कि उनके पसीने छूट गए थे। मेहरू, जो उस वक्त तक नढाल हो चुकी थी, मुसलसल वहां की आवाजें निकाल रही थी। उसकी बंधी हुई कलाइयों पर सुरख निशान पड़ चुके थे। वो साहिल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि शायद ये शख्स इन पागलों से उसे निजात दिलाएगा। ये क्या बदतमीजी है। साहिल गुस्सा से दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे हॉल में किसी धमाके की तरह गूंजी। शाजिम और निर्मा एकदम सहम कर अपनी जगह साकित हो गए, जैसे उनके जिस्म में जान ही ना रही हो। साहिल ने 2 कदम आगे बढ़कर मेहरू की हालत देखी, जिसका चेहरा आंसू और गुस्से से टिमटिमा रहा था। उस वक्त कोई मुजरिम लग रही थी, जिसे उन दोनों ने अपनी हमाकत का निशाना बनाया था। ब, भा, भाई, वो हम असल में, शाजिम ने हकलाते हुए बोलना चाहा, मगर साहिल के एक इशारे ने उसे खामोश कर दिया। तुम दोनों होश में तो हो? ये तुमने क्या किया है? एक जीती जागती लड़की को इस तरह बांध कर क्यों लाए हो? साहिल ने गुस्से से दांत किचकिचाते हुए कहा और उसका हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में तब्दील हो गया। निर्मा ने डरते हुए साहिल की तरफ देखा, मगर उसमें बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। साहिल ने तेजी से आगे बढ़कर मेहरू के मुंह से टेप हटाई, तो मेहरू ने एक जोरदार चीख मारी और तड़प कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी सांसें फूल रही थी और वो किसी जख्मी शेरनी की तरह उन तीनों को दिख रही थी। तुम सब के सब पागल हो, तुम लोगों को जेल में होना चाहिए, मेहरू ने हाँफते हुए कहा। साहिल ने गहरा सांस लिया। उन दोनों बहन भाइयों को देखा जो एक टांग पर खड़े होने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब साहिल का कहर उन पर नाज़िल होने वाला है। हॉल में एक अजीब सा तनाव छा गया था, जहां एक तरफ एक गुस्से से भरी दुल्हन थी, तो दूसरी तरफ वो 2 नादान किडनैपर जो अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। हॉल में छाई खामोशी इतनी गहरी थी कि मेहरू की तेज होती सांसों का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था। साहिल की आंखों में गुस्से की लहर थी। तुम लोग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? साहिल ने दबी दबी मगर दहकती हुई आवाज में पूछा। भाई, हमने तो आपके लिए सब किया। हमें लगा आप मेहरू से मोहब्बत करते हैं। उसकी शादी कहीं और हो रही थी, तो हमें लगा कि आप कुर्बानी दे रहे हैं। निर्मा ने लड़ती आवाज में सफाई देने की कोशिश की। हाँ भाई, हमने आपके मोबाइल पर उस लड़की की तस्वीर देखी थी। आप घंटों उस तस्वीर को देखते रहते थे। हमें लगा अगर आज ये शादी होगी तो आप जीते जी मर जाएंगे। शाजिम ने भी हिम्मत जमा करके अपनी मंतक पेश की, तो साहिल को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसे एक नजर मेहरू पर डाली, जो अपनी सुरख कलाइयों को सहला रही थी, जहां टेप के निशान अब गहरे होकर नीलाहट में बदल रहे थे। मेहरू की आंखों में उन दोनों के लिए ऐसी हकारत थी जो किसी भी इंसान को झुलसा देने के लिए काफी थी। कौन सी तस्वीर और कैसी मोहब्बत? मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूं। साहिल ने 2 टोक लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ऐसी बेगानगी थी जिसने शाजिम और निर्मा के अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया था। अब मुकर क्यों रहे हैं भाई? हमने सब देखा है, निर्मा ने मिनमना कर कहा, मगर साहिल की एक सर्द निगाह ने उन्हें वहीं चुप करवा दिया। साहिल का इस तरह साफ मुकर जाना मेहरू के लिए भी किसी धचके से कम नहीं था। तुम सबके सब जहनी मरीज हो।
महरू ने साहिल के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी आवाज में तीखापन अब अरूज पर था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, मेरी शादी थी, और तुम लोगों ने इसे एक मजाक बनाकर रख दिया। सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से मुझे यहाँ उठा लाए हो। महरू ने शाजिम और निर्मा की तरफ हाथ लहराते हुए कहा, जिन्हें देखकर उसका दिल चाह रहा था कि उनका सर फाड़ दे। मुंह तोड़ दूंगी मैं इनका अगर ये दोबारा मेरे सामने आए। महरू गुस्से से तिल मिलाती उन दोनों की तरफ लपकी, जिससे वो वाकई उन पर हमला कर देगी। महरू की तेज कदमी देखकर साहिल ने फुर्ती से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बीच में ही रोक दिया। उसका हाथ महरू के बाजू को छू गया था और एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया था। महरू ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वो भी उस जुर्म में बराबर का शरीक हो। दूर रहो मुझसे और अपने इन नमूनों को भी दूर रखो। महरू ने गुर्रा कर कहा, मेरी बात सुने, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। साहिल ने नहायत संजीदगी और धीमे लहजे में कहा, जिसमें एक तरह की नदामत छुपी थी। मुआफी से क्या होता है? मेरी शादी वापस हो जाएगी क्या? क्या वो इज्जत बहाल हो जाएगी जिस वक्त मेरे घर में नीलाम हो रही होगी? महरू ने तल्खी से हंसते हुए सवाल किया, जिसका जवाब साहिल के पास नहीं था। साहिल ने एक नजर अपने इन दोनों छोटे बहन भाइयों पर डाली, जो वाकई किसी बड़े तूफान की इज्जत में आने वाले थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का सामना आखिर कैसे करे, जिसकी जिंदगी इन दो नादानों ने पल भर में बर्बाद कर दी थी। हॉल की फिजा में अब सिर्फ महरू की सिसकियों और साहिल की खामोश नदामत का शोर था। वो तस्वीर जो उसके मोबाइल में थी, वो भी एक राज बन चुकी थी, जिसका बोझ उन दोनों को उठाना था। अब प्लीज पुरसुकून हो जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा। साहिल ने एक बार फिर कोशिश की, मगर महरू का गुस्सा अब ठंडा होने वाला नहीं था। वो अपने बिखरे हुए बालों और खराब हुए मेकअप के साथ वहां खड़ी किसी ऐसी शहजादी की तरह लग रही थी जितने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया हो। शाजिमन और निर्मा अब एक दूसरे के पीछे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि साहिल की ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। वहां मौजूद हर इंसान अपने अपने कद में मुब्तला था, और बाहर रात अपनी स्याही मजीद फैला रही थी। हॉल में छाई बोझल खामोशी को साहिल की स्पार्ट आवाज ने तोड़ दिया था, जिसमें अब एक फैसले की गूंज थी। उसने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और महरू के बिखरे हुए सरापे पर एक गहरी नजर डाली, जो गुस्से और थकन के मिले जुले असरात से नढाल हो रही थी। आप मेरे साथ चलें, मैं खुद आपको आपके घर छोड़कर आऊंगा, साहिल ने नहायत तहम्मुल से कहा। उसकी आवाज में मौजूद फैसले ने महरू को मजीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। फिर वो मुड़ा और नजरें उन दोनों शैतानों पर जा ठहरी, वो दोनों जो अब तक दीवार के साथ लगे थे, अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साहिल की सर्द निगाहें देखकर मजीद सुकड़ गए। और तुम दोनों मेरे वापस आने तक यहाँ से हिलना भी मत। अगर अपनी जगह से 1 इंच भी हिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल ने दान किचकिचाते उन्हें तनबिया की और मैरू की तरफ इशारा किया कि वो गाड़ी की तरफ चले। अब दोबारा गाड़ी मेंशन से निकल कर सड़क पर धो रही थी, मगर अंदर का माहौल इस कदर तनाव का शिकार था कि सांस लेना भी मुहाल लग रहा था। महरू खिड़की से बाहर तेजी से पीछे जाती रोशनियों को देख रही थी, मगर उसका जहन उन तमाम सवालों में उलझा हुआ था जो शाजिम और निर्मा ने खड़े किए थे। उसे अपनी कलाइयों की जलन से ज्यादा अपने दिल के अंदर उठती हुई तपिश बेचैन कर रही थी। उसे गर्दन मोड़कर साहिल को देखा, जो कि पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था, मगर उसके माथे पर उभरी हुई रगें बता रही थी कि वो अंदर से कितना बेचैन है। क्या आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं? मेहरू ने अचानक ही सवाल किया तो गाड़ी को एक हल्का सा झटका लगा और साहिल का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ स्ट्रिंग पर जम से गए। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई राज फाश होने वाला हो, मगर उसने अपने जज्बाती कैफियत को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। उसकी खामोशी मेहरू के शक को यकीन में बदल रही थी। मेरे बहन भाई नादान हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैंने कभी ऐसा कभी सोचा भी है। साहिल ने बिना मेहरू की तरफ देखे दो टोक लहजे में इनकार कर दिया था, मगर उसकी आवाज की लर्जिश मेहरू की समातों से छुप नहीं सकी थी। मेहरू ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे उसके झूठ को चीर कर अंदर देखना चाहती हो, मगर उसने मजीद कोई बहस नहीं की।
वो खामोशी से दोबारा खिड़की की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि जो आग उन दोनों बहन भाइयों ने लगाई है, उसका धुआं कहीं ना कहीं साहिल के दिल से भी उठ रहा है। गाड़ी जब गोड़ी हाउस में दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर मेहरू के कलेजे में हुक सी उठी थी। वो रोशनियां जो चंद घंटे बहुत तेज थी पहले, अब बुझ गई थी। बारात की गाड़ियां वहां से गायब थी और हॉल में बिखरे हुए फूल किसी जनाजे का मंजर पेश कर रहे थे। बारात लौट गई है, सब खत्म हो गया। न जाने बाबा का क्या हाल होगा। मेहरू ने कपकपाती आवाज में कहा और गाड़ी रुकते ही वो अपना भारी लहंगा संभाल कर अंदर की जाने भाग गई। साहिल गाड़ी में ही बैठा था, उसका दिल उसे अंदर जाने से रोक रहा था, मगर कदम उसे मेहरू की हिफाजत के लिए खींच रहे थे। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर एक गहरा सांस लेकर गाड़ी से उतर गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मंजर इंतहाई कर्बनाक था। मेहरू अपने बाप के कदमों में बैठी दहाड़े मार कर रो रही थी, जबकि वहां मौजूद खवातीन उसे जहरीली नजरों से देख रही थी। बाबा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे अगवा किया गया था, अल्लाह की कसम, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मेहरू सिसकियां लेते हुए दहाई दे रही थी। हाँ हाँ, हमने देख लिया कितना बड़ा अगवा था। अगवा कार ठीक वक्त पर तुम्हें वहां छोड़कर चले गए। उसकी चची ने तंजिया कहका लगाते हुए नमक छिड़का था। भाई की बेटी ने तो हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। ऐसी बेटियां तो दुश्मन के घर में भी ना हो, जो शादी वाले दिन तमाशा लगा दे। उसकी फूफो ने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए जहरीले लहजे में इजाफा किया। जहां से गौरी जब तक एक बुत बने बैठे थे, अचानक उन्होंने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और उनका चेहरा दर्द की शिद्दत से सफेद पड़ गया था। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए जो मान था वो शायद उन तंजिया जुमलों तले तक चुका था। मेहरू ने तड़प कर अपने बाप का हाथ थामना चाहा, मगर उन्होंने आंखें बंद कर दी थी, जैसे वो ये तजलील मजीद बर्दाश्त करने की सकत ना रखते हों। साहिल जो दरवाजे पर खड़ा ही सब देख रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने अब कुछ ना किया तो उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए इस अंधेरे में गुम हो जाएगी, जिसकी बुनियाद उसके अपने घर से रखी गई थी। हॉल में छाई हुई घुटनजदा खामोशी को कामरान की करख्त आवाज ने एक बार फिर तोड़ने की कोशिश की, मगर जो अपनी गलीज नजरें मेहरू के झुके हुए वजूद पर गाड़े हुए था। तायाजान, अब इस मसले का एक ही हल है, आप इसे मेरे निकाह में दे दे, इसे मैं संभाल लूंगा। आखिर अपनी ही इज्जत है, कहीं और तो नहीं फेंक सकते। कामरान ने बड़ी डिठाई से अल्फाज कहे तो माहिरू को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर तेजाब छिड़क दिया हो। वो एक नंबर का खुदगर्ज और आवारा लड़का था, जिसकी नजरें हमेशा गौरी खानदान की जायदाद पर थी, और आज उसे अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी करने का बेहतरीन मौका मिल रहा था। मेहरू ने तड़प कर अपने बाप की तरफ देखा, जो दिल पर हाथ रखे कुर्सी पर ढील से गए थे। उनकी आंखों में छुपी बेबसी मेहरू के कलेजे को छीड़ रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी चच्ची और फूफो की जहरीली सरगोशियां उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। साहिल जो दरवाजे के करीब खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे देखा कि कैसे एक मासूम लड़की को उसके अपने ही खून के रिश्ते भेड़ियों के सामने डाल रहे हैं। उसे रह रहकर अपने छोटे बहन भाइयों की नादानी याद आ रही थी, जिसने आज उस लड़की को उस मुकाम पर ला खड़ा किया था। साहिल का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये फैसला क्यों कर रहा है, मगर उसके अंदर की गैरत उसे खामोश रहने की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर वो एकदम मजमा को चीरता हुआ सामने आया और उसकी गर्जदार आवाज पूरे हॉल में सुनाई दी। ठहरें, आपकी बेटी बिल्कुल बेकसूर है। ये सब एक बहुत बड़ी गलत फहमी की बना पर हुआ है, और इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार मेरे बहन भाई हैं, जिसके लिए मैं आप सबसे माजरत खमा हूँ। साहिल के इन अल्फाज ने वहां मौजूद हर शख्स के मुंह को ताला लगा दिया था। जहां से बोरी ने धुंधली आंखों से उस जवान को देखा, जिसका रोब और वकार उसकी शख्सियत से झलक रहा था। अगर अब भी आप में से किसी को इस लड़की की पाकदामनी पर जरा भी शक है, तो मैं अभी इसी वक्त इससे निकाह करने के लिए जा रहा हूँ। मैं निकाह करूंगा आपकी बेटी से। साहिल ने जब ये ऐलान किया तो पूरे हॉल में एक सख्ता सा छा गया, और अगले ही लम्हे मेहरू का सर एक झटके से ऊपर उठा और इसे हैरत और बेयकीनी से उस अजनबी को देखा, जो उस जिल्लत के घड़े से निकालने के लिए सामने खड़ा था। साहिल खुद भी हैरान था कि वो क्या कर रहा है।
वो तो इसे सिर्फ छोड़ने आया था, मगर मेहरू की आंखों में वो छुपी इल्तिजा उसे एक कदम उठाने पर मजबूर कर गई थी। जहाजिब गोरी के मुरझाए हुए चेहरे पर जैसे जिंदगी की नई लहर दौड़ गई थी। उन्हें मालूम था कि साहिल खानजादा का नाम और उसका मुकाम उनकी बेटी की लुटी हुई साख को दोबारा बहाल कर सकता है। मुझे मंजूर है, अगर तुम मेरी बच्ची की इज्जत की लाज रख सकते हो तो मुझे ये रिश्ता भी और उसी वक्त मंजूर है। जहाजिब गौरी ने हाँफते हुए कहा और पास खड़े काजी साहब को इशारा किया, जो बारात के लौट जाने के बाद जाने ही वाले थे। हॉल में चमगोइयाँ शुरू हो गई थी। रिश्तेदार एक दूसरे के कान में जहर घोलने लगे थे, मगर साहिल की हैसियत के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिर काजी साहब ने रजिस्टर निकाला और गवाहों की मौजूदगी में रस्मी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिजा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। मेहरुन्निसा दख्तरे जहां से गौरी, आपका निकाह साहिल खानजादा वल्द उस्मान खानजादा के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब की आवाज खामोश हॉल में गूंजी तो मेहरू को लगा जैसे उसका सांस लेने की जगह कम हो गई हो। उसे एक नजर अपने बाप पर डाली, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे दिख रहे थे, और फिर अपनी माँ को देखा, जो सोफे पर बैठी रो रही थी। वो जानती थी कि उसकी एक ना उसके बाप की मौत बन सकती है। उसने अपने कपकपाते होंठों को खोला और तभी आवाज में कबूल है कह दिया। मेहरू के इन दो अल्फाज ने उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। यही सवाल जब साहिल से किया गया तो उसने एक लम्हे के लिए मेहरू के उस सूरज जोड़े को देखा, जिसमें मेहरू का हुलिया अब पहले से भी खराब हो चुका था, और फिर पुरएतमाद लहजे में कबूल है कह दिया। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल होते ही काजी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो पूरे हॉल में आमीन की आवाजें आने लगी, मगर ये आमीन खुशी से ज्यादा हैरत और हसद में डूबी हुई थी। कामरान का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो तिल मिलाकर रह गया था, क्योंकि उसकी ताया की जायदाद हड़प करने की तमाम उम्मीदें खाक में मिल चुकी थी। जहां से गौरी ने कांपते हाथों से मेहरू का हाथ साहिल के मजबूत हाथ में दिया तो उस वक्त उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मेरी बेटी का ख्याल रखना बेटा, ये बहुत नाजुक है, इसने आज तक कभी कोई दुख नहीं देखा। उन्होंने रोते हुए कहा तो साहिल ने सिर्फ एक बार मेहरू की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब भी फर्श पर जमी थी। फिर साहिल ने खामोशी से मेहरू का हाथ मजबूती से थामा और उसे लेकर बाहर की जानी पड़ने लगा। रुखसती का ये मंजर इतना अजीब था, ना ढोल थे ना शहनाइयां, बल्कि सिर्फ एक बोझलपन था जो सबके दिलों पर सवार था। मेहरू ने मुड़कर एक आखिरी बार अपने घर की उन दीवारों को देखा जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, और अब वो एक ऐसी जिंदगी की तरफ जा रही थी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। साहिल खान की पहुंच और उसका असर व रसूख इतना था कि किसी भी रिश्तेदार ने अब मजीद जुबान खोलने की जरूरत नहीं की थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे तो मेहरू की सिसकियां दोबारा शुरू हो गई, मगर साहिल ने एक बार उसे टोका नहीं था। वो खुद भी एक ऐसी उलझन में था जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। उसे बस इतना पता था कि अब उसे ये लड़की उसकी जिम्मेदारी है और वो उसे कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। गाड़ी होरी हाउस के गेट से बाहर निकली तो पीछे रह जाने वाले रिश्तेदारों के ताने अब भी फिजा में मौजूद थे, मगर मेहरू अब साहिल के निकाह में उसकी पनाह में थी, जहाँ कोई उसे मैली निगाह से नहीं देख सकता था। गाड़ी साहिल के मेंशन की पोर्च में आकर रुकी तो रात का पिछला पैर शुरू हो चुका था। गाड़ी का इंजन बंद होते ही वही खामोशी दोबारा लौट आई थी, जो रास्ते भर उन दोनों के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी रही थी। मेहरू ने अपनी सुर्ख आंखों से सामने मौजूद आलीशान इमारत को देखा, जब उसका नया घर बन चुका था, मगर उसके दिल में कबूलियत का एक निशान तक नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, उसने अपने लहंगे का बाहरी गेर संभाला और तीखी नजरों से साहिल की तरफ देखा, जो कि नहायत सुकून से गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहा था। कितने बड़े ड्रामाबाज हैं आप, और आपके वो दोनों बहन भाई कैसे मुझे जबरदस्ती निकाह करके यहाँ ले आए? मेहरू ने अपनी आवाज में तमाम करवाहट भरकर कहा। उसका लहजा इतना काटदार था कि खामोश रात में उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी थी। साहिल ने उसकी बात सुनकर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसकी बात उसे मेहरू की आंखों में पूरे हक से देखते हुए जवाब दिया। सूरत हाल आपके सामने थी ना मेहरू, अगर मैं वो फैसला ना करता तो आपके अपने रिश्तेदार आपको नोच खाते।
میں نے جو کیا وہ آپ کے اور آپ کے باپ کے وقار کو بچانے کے لیے کیا۔ ساحل کا لہجہ اتنا ٹھہرا ہوا اور سنجیدہ تھا کہ مہرو کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ سچ کہہ رہا، مگر اس کی انا ابھی زخمی تھی۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی، سمجھا؟ یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے میرے لیے۔ میرہا نے ایک جھٹکے سے اپنا رخ پھیریا اور تل ملا کر کہا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ ساحل کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مہرو کی ضد کو محسوس کر لیا تھا۔ میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا مہرو، اب جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ آپ اس گھر میں ہر فیصلے میں آزاد ہیں اور آپ پر میرا کوئی حق لازم نہیں جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ ساحل کی شرافت کھلے پن نے مہرو کو اندر تک چونکا دیا تھا، مگر اس نے اپنی حیرت کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور سر جھٹک کر مینشن کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ساحل نے اشارہ کیا تو ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور مہرو کو نہایت ادب سے ساحل کے بیڈ روم کی طرف لے گئی، جو اب مہرو کی نئی پناہ گاہ تھا۔ دوسری طرف ہال میں داخل ہوتے ہی ساحل کا سامنا ان دو مجرموں سے ہوا جو ابھی تک بت بنے ایک ٹانگ پر کھڑے اپنی سزا بھگت رہے تھے۔ شازم اور نرما کی حالت دیدنی تھی، ان کے چہرے پر تھکن اور ڈر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بار بار توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی ہم اب نیچے پیر رکھ لیں؟ شازم نے ہانپتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھا، ایسے وہ کوئی بہت بڑا احسان مانگ رہا۔ ساحل نے صوفے پر بیٹھتے اپنی قمیض کے کفلنگز کھولے اور سرد نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں کا موبائل فون اور گاڑی کی سہولت آج سے بند، پورے 1 ماہ تک تم دونوں گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ ساحل نے جب یہ سنا تو جیسے ان دونوں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کیا موبائل بھی بند؟ بھائی پلیز کوئی اور سزا دے دے، بھلے ہمیں پورا گھر صاف کرنے پر لگا دے، پر موبائل کے بنا ہم مر جائیں گے۔ نرما روحان سی صورت بنا کر منمنائی تو شازم نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا تھا۔ خاموش، اب ایک لفظ بھی مزید مت کہنا، یہ سزا 2 ماہ کی ہو جائے گی، اور یاد رکھنا جب تک مہرو تم دونوں کو سچے دل سے معاف نہیں کرے گی میرے پاس معافی مانگنے مت آنا۔ ساحل نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور فائلیں اٹھا کر اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ رات گزارنے والا تھا۔ شازم اور نرما نے ایک دوسرے کو اب دیکھا کہ اب ہم کیا کریں والی نظروں سے، اور پھر اس کا رخ اوپر کی منزل کی طرف ہو گیا جہاں ان کے بھائی کا کمرہ تھا۔ ان کے ذہن میں اب صرف ایک ہی مشن تھا کہ کسی طرح اس تیکھی مرچ کو راضی کیا جائے، ورنہ ان کی عیاشیوں کے دن ختم ہو جائیں گے۔ وہ دونوں دبے پاؤں مہرو کے کمرے کے باہر پہنچے اور ابھی نرما نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ مہرو نے اندر سے ان کی آہٹ محسوس کر لی۔ جیسے ہی دروازہ ذرا سا کھلا ان دونوں نے اپنی بہترین مسکراہٹ سجا کر بھابھی کہنا چاہا، مگر مہرو نے انہیں دیکھ دے ایسی غضبناک نظر ڈالی کہ ان کے حلق میں الفاظ ہی دب گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتی مہم نے پوری قوت سے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا، جس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ شازم نے بڑی مشکل سے اپنی ناک بچائی تو نرما نے کندھے اچکا کر شازم کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ راستہ موبائل واپس پانے سے بھی زیادہ گھٹن ہونے والا ہے، کیونکہ مہرو غوری اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ ساحل اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو دیکھ رہا تھا اور مہرو اپنے نئے کمرے کے اجنبی پن میں خود کو ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نکاح نے ان کی زندگی کے تار الجھا دیے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ساحل اس کی ضرورت کا خیال اس طرح رکھتا تھا کہ مہرو کو بن مانگے ہر چیز اپنے بیڈ پر ملتی تھی، چاہے وہ اس کے لیے پسندیدہ برانڈ کا کوئی سوٹ ہو یا رات گئے اس کی پسندیدہ کافی۔ مگر ان تمام دورانیے میں ساحل نے اپنے قدم اس کی کمرے کی دہلیز سے اندر نہیں رکھے تھے۔ وہ رات میں اسٹڈی روم کے ایک چھوٹے سے صوفے پر سوتا اور صبح مہرو کے جاگنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جاتا تھا۔ مہرو اسے اکثر کھڑکی سے گاڑی میں بیٹھتے دیکھتی تو سوچتی کہ وہ شخص جس نے اس سے نکاح کیا اسے ایک لفظ بھی سخت کیوں نہیں کہتا۔ ایک دوپہر جب وہ بالکنی میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اس کے موبائل کی اسکرین پر بابا کا نام چپکا۔ اس کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا تھا، مگر جیسے ہی اسے فون اٹھایا اسے دوسری طرف سے اپنے باپ کی برائی ہوئی آواز مگر پرسکون آواز سنائی دی۔ بیٹی کیسی ہو؟ ساحل نے مجھے سب بتا دیا، جن بچوں کی شرارت نے کیا طوفان کھڑا کیا تھا۔
झांसी घोड़े की आवाज़ में एक ऐसा इत्मीनान था जो मेहरू ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पापा मैं बस ठीक हूँ, मेहरू ने दबे लहजे में कहा। तो उसके बाप ने गहरा सांस लिया। मेरी बात सुनो मेहरू, साहिल जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलना। वो जो दूल्हा तुम्हें छोड़ कर गया था वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। इसे मुआवजा समझो कि तुम उस शख्स के निकाह में हो जिसने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर हमारा बरन रखा है। मेरी खातिर उसके साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना शुरू करो बेटा। बाप की उन बातों ने मेहरू के अंदर जैसे कोई गिरा खोल दी थी। उसका दिल जब तक साहिल के खिलाफ बगावत कर रहा था, अब उसकी तरफ मायल होने लगा था। रात के पिछले पैर मेहरू की आंख खुली तो उसे प्यास महसूस होने लगी। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकली तो स्टडी रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो देखा साहिल एक छोटी सी लाइट जलाकर कुर्सी पर सर टिकाए सो रहा था। उसके चेहरे पर थकन के गहरे साए थे, मगर वक्कार अब भी वैसा था। मेहरू खामोशी से अंदर दाखिल हुई और एक कंबल उठाकर उसके कंधों पर डालने लगी। जैसे उसने कंबल दुरुस्त किया तो साहिल की आंख खुल गई। अंधेरे में दोनों की नजरें मिली तो एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। साहिल का हाथ बेख्तियार मेहरू के हाथ पर टिक गया जो कंबल दुरुस्त कर रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत थी क्या आपको? साहिल ने बराई हुई आवाज़ में पूछा। उसकी कुर्बत उसे उलझाने लगी थी। बस प्यास लगी थी। आप यहाँ इस तरह क्यों सो रहे हैं? मेहरू ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसकी आंखों में झांकने लगी थी जहाँ एक तड़प वाज़ह थी। मैं ठीक हूँ, आप जाएं आराम करें। साहिल ने अपना हाथ हटा लिया था, मगर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगले चंद दिन मेंशन में बहुत पुररौनक रहे। शाजिम और निर्मा ने अपनी सजा कम करवाने के लिए मुआफ़ी के ऐसे ऐसे तरीके निकाले थे कि मेहरू अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। कभी वो कमरे के बाहर सोड़ी लिखे हुए गुब्बारे छोड़ देते, तो कभी कभी किचन में जाकर मेहरू के लिए ऐसा खाना बनाते जो खाने के काबिल ही नहीं होता था। पहले पहल तो मेहरू उन पर चिढ़ती थी उनसे, मगर अब उनकी उन मासूमाना हरकतों को एंजॉय करने लगी थी। एक सुबह शाजिम ने जोकर की नाक लगाकर मेहरू के सामने डांस किया तो मेहरू खिलखिलाकर हंस पड़ी। साहिल जो दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था, उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मेहरू ने महसूस किया कि साहिल की खामोशी अब उसे काटती नहीं बल्कि उसे सुकून देती है। वो अक्सर उसे चोरी छुपे देखती थी। जब साहिल की नजरें उस पर पड़ती तो वो जल्दी से रुख फेर लेती थी। वो दोनों ही एक ही छत के नीचे रहते हुए दो अलग जजीरों पर थे, मगर उनके दरमियान मोहब्बत की एक खामोश लहर उभरना शुरू हो चुकी थी, जिसका एतराफ अब सिर्फ वक्त का मोहताज था। नेहरू को अब उस घर का अजनबीपन अब नाइट में बदलता महसूस हो रहा था और वो लाशऊरी तौर पर साहिल के कदमों की चाप का इंतजार करने लगी थी। एक शाम मेंशन की किचन में उठने वाला वनीला और चॉकलेट महक बता रही थी कि शाजिम और निर्मा आर किसी बड़े मिशन पर हैं। दोनों ने सर पर शेफ कैप सजाए हुए थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों मेहरू के सामने किसी मासूम फरियादी की तरह पेश हो गए थे, जिनके हाथों में एक थोड़ा सा जला हुआ मगर मोहब्बत से बना हुआ केक था। मेहरू ने जब उन दोनों की हालत देखी, उसके दिल की बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघल गई। भाभी, हमें सच्चे दिल से माफ़ कर दे। हमने वाकई बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमारा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। नरमा ने नम आंखों के साथ मेहरू को हाथ थामा तो शाजिम ने भी सर झुका लिया। थाम, हमने इसलिए ये सब किया क्योंकि हम जानते थे कि भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो बरसों से आपके पीछे पागल है, आपकी हर खबर रखते थे, मगर कभी सामने नहीं आ सके। शाजिम के इस इंकिशाफ ने मेहरू के पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसका दिल एक अनजानी खुशी से धड़कने लगा। मेहरू उन दोनों को माफ करके अपने कमरे में आई तो शाजिम की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या वाकई वो शख्स जिसने निकाह के बाद एक बार भी उस पर हक नहीं जताया, उससे बरसों से मोहब्बत करता था? इस बात ने उसे बेचैन कर दिया था और वो बेसाख्ता स्टडी रूम की जाने पड़ गई थी। साहिल वहां मौजूद नहीं था, मगर उसका लैपटॉप मेज पर खुला हुआ था, जैसे वो अभी 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 यहाँ से उठा। मेहरू जानती थी कि किसी की पर्सनल चीजों को बिना इजाजत देखना बहुत बुरी बात है, मगर इस वक्त उसका दिल उसके दिमाग पर गालिब आ चुका था। उसने कपकपाते हाथों से लैपटॉप की स्क्रीन को छुआ तो सामने मौजूद फोल्डर में उसका नाम अपना लिखा हुआ था,
जैसे उसने खोला उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वहाँ उसके कॉलेज की तकरीबात से लेकर आम बाजार में चलते हुए से लेकर 20 तस्वीरें मौजूद थी, जो साहिल ने शायद दूर से खींची थी। एक डायरी नुमा फाइल में साहिल ने अपने जज्बात लिखे थे कि कैसे वो इसे पहली बार एक लाइब्रेरी में देखकर अपना दिल हार बैठा था, मगर कभी इजहार नहीं कर सका। मेहरू वहां बैठकर एक एक करके उस सब कुछ पढ़ती गई जो साहिल ने बरसों से अपने अंदर छुपा रखा था। उसे पता चला था कि उसकी पसंदीदा कॉफी से लेकर उसके पसंदीदा ब्रांडेड तक साहिल को सब मालूम था, इसीलिए तो बिना मांगे हर चीज मिल जाती थी। सच्चाई उसके सामने किसी आईने की तरह साफ हो चुकी थी। वो शख्स जिसे वो अब तक एक अजनबी समझ रही थी, उसकी रूह के करीब तरीन था। बुरी बात है किसी के पर्सनल चीजों को यूं बिना इजाजत चेक करना। वो चौंक कर उसकी जाने बोले, आपने ये सब छुपाया क्यों? जब प्यार कर देते थे तो बता देते। वो नाज और नखरे से बोली, इससे क्या होता मेहरू, आपकी शादी फिक्स हो चुकी थी और मैं लेट हो गया था। किसी के मंगेतर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना मुझे सही नहीं लगा था। स्टडी रूम की उस मध्यम रोशनी में उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का वो इतराफ हो रहा था जिसके लिए उसने कई रातें जागी थी। साहिल की खामोश मोहब्बत अब मेहरू के दिल की धड़कन बन गई थी और वो जान गई थी कि ये निकाह कोई आम हादसा नहीं, बल्कि उसकी तकदीर का सबसे खूबसूरत फैसला था। मेहरू के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। रात को अपने रूम में आकर सोइएगा, अब आपको यहाँ सोफे पर जलील होने की जरूरत नहीं है। मेहरू ने इतना ही कहा और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गई, जबकि साहिल वहीं साकित खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो। बेसाख्ता बेख्तियार एक मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। रात का अंधेरा जब गहरा हुआ तो साहिल धड़कते दिल के साथ अपने ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने धीरे से हैंडल घुमाया तो अंदर का मंजर देखकर उसका दिल बेख्तियार हुआ। पूरे कमरे में धीमी रोशनी थी, फिजा में एक खुशबू रची हुई थी। मेहरू ड्रेसिंग के करीब सुर्ख रंग की नहायत खूबसूरत मैक्सी पहने कोई अप्सरा लग रही थी। मैक्सी में उसका गोरा रंग उस पर गजब ढा रहा था। उसके खुले बाल कमर पर बिखरे हुए थे और आंखों में वही तीखापन अब हया के रंग में ढल चुका था। आप वहां दरवाजे में क्यों खड़े हैं? शर्माना छोड़िए, बीवी हूं मैं आपकी। मेहरू ने उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए और साहिल के करीब आकर रुक गई। उसकी कुर्बत से साहिल के हवासों में एक जादू सा छाने लगा। मेहरू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी कबूल कर लेंगी। साहिल ने उसकी चेहरे दोनों हाथों के प्याले में भरते सरगोशी नुमा आवाज में कहा, आपकी खामोश मोहब्बत ने मुझे हरा दिया साहिल। मेहरू ने ये कहते अपने सर उसकी चौड़े सीने में टिकाया तो साहिल ने पूरे हक से उसे अपनी बाहों के हिसाब में ले लिया। उस रात मेंशन की दीवारों ने बरसों की अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल होते देखा था। मेहरू ने अपनी अदाओं और मोहब्बत से साहिल की तमाम हिचकिचाहट खत्म कर दी थी। अब उसे अपनी जिंदगी में ऐसा रंगा कि साहिल को अपनी बरसों की तड़प की कीमत वसूल होती महसूस हो रही थी। उनके दरमियान होने वाले लम्हों में वो शिद्दत थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत का खासा होती है। अगली सुबह की रोशनी जब खिड़की के पर्दों को चीर कर अंदर आई तो मेहरू की आंख साहिल की नजरों के हिसार में खुल गई थी। सुबह बखैर मिसेस साहिल खानजादा। साहिल ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा तो मेहरू ने शर्मा कर तकिए में मुंह छुपा लिया। बहुत देर से जागी हैं आप, अब उठ भी जाए, आज हमारा ग्रैंड रिसेप्शन है। साहिल ने उसके बाल गाल से हटाते हुए छेड़ा। मेहरू ने शरारती अंदाज में उसका हाथ चटक दिया। तो क्या हुआ, मेरी मर्जी में जो चाहूँ जब चाहूँ उठूं। मेहरू की वही पुरानी नोकझोंक शुरू हुई तो साहिल खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये एक ऐसी सुबह थी जिसमें कोई गलत फहमी नहीं बल्कि सिर्फ खुशी थी। रात को मेंशन की रौनकें दीप्ति थी। साहिल ने अपनी दुल्हन के लिए एक बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा था जहाँ शहर के तमाम नामूर लोग मौजूद थे। शाजिम और निर्मा नए कपड़ों में मलबूस हर तरफ खुशी से चहक रहे थे क्योंकि उनकी भाभी ने ना सिर्फ उन्हें माफ कर दिया था बल्कि उनके मोबाइल भी उन्हें वापस दिलवा दिए थे। जब मेहरू और साहिल एक साथ स्टेज पर आए तो हर आंख उन पर ठहर गई। मेहरू के घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। जहाजीब गौरी अपनी बेटी के चेहरे पर मौजूद सच्ची खुशी और उसकी टाट पाट देखकर निहाल हो रहे थे। मैंने कहा था ना बेटी,
کہ اللہ जो करता है बेहतर करता है। देखो तुम्हें कितना चाहने वाला जीवन साथी मिला। जहाँ से गौरी ने मेहरू के सर पर हाथ रखकर कहा, तो मेहरू ने साहिल की तरफ देखकर इस बात में सर हिला दिया। उसका बाप आज सुकून में था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तकरीब खत्म होने के बाद जब सब मेहमान रुखसत हुए तो साहिल मेहरू का हाथ थाम कर ऊपर टेरिस पर ले आया। आसमान सितारों से भरा हुआ था और ठंडी हवा के झोंके उनकी चीरों को छू रहे थे। साहिल ने पीछे से मेहरू के गिर्द अपने बाजू फैलाकर उसके कंधे पर हल्का सा अपनी थोड़ी उस पर टिका दी। मेहरू, तुम खुश हो ना? उसे धीरे से पूछा। बहुत ज़्यादा साहिल, मुझे लगता है कि वो अखबार मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वाक़या था। मेहरू ने मुड़कर उसके गले में अपनी बाहें डाली तो चांद की रोशनी में उसका चेहरा दहकने लगा। टेरिस के उस पुरसुकून माहौल में वो दोनों एक दूसरे के वजूद में गुम थे, जहाँ अब सिर्फ मोहब्बत थी। साहिल और मेहरू अब एक नई जिंदगी के सफ़र पर रवाना थे, जहाँ सिर्फ मोहब्बत, प्यार और ढेर सारी खुशियाँ उनकी मुंतज़र थी।